हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपने बहुत सारे मेरे को कमेंट्स किए थे, इंस्टा पे भी मैसेज किए थे। आप सब कहते थे कि सर आप हवलदार के लिए तो आपने बहुत सारी वीडियो बना दी, पर MTS के लिए तो आपने कुछ बनाया ही नहीं। आप सर प्लीज़ DGPM में जो MTS है उसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स दीजिए। आज ये वीडियो MTS के रिगार्डिंग ही होगी कंप्लीट। आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। पर एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैंने एक DGPM में एक MTS वर्किंग थे, मैंने उनका इंटरव्यू डाल रखा है चैनल पर। पता नहीं या तो यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करता या फिर आप जाके प्लेलिस्ट चेक नहीं करते। वहाँ पे मैंने प्रॉपर इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको सारी डिटेल्स से बताऊँगा सब चीज़ें। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम पैटर्न आप सबको पता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपका सिर्फ एक पेपर होता है, उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब कि आपको कौन सी स्टेट मिली है। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि अब जो SSC रिक्रूटमेंट करती है वो SSC MTS और हवलदार के नाम से रिक्रूटमेंट करती है। मतलब MTS का और हवलदार का दोनों का रिक्रूटमेंट एक साथ होता है। ठीक है, पर MTS की जो लिस्ट बनती है फाइनल, वो पहले पेपर के बेस पे ही मिलती है। अब डिस्क्रिप्टिव वगैरह तो कुछ रहा नहीं है। ठीक है, हाँ, हवलदार वाले में फिजिकल के बाद, फिजिकल में जिसकी परफॉर्मेंस रहती है अच्छी, फिजिकल से क्वालिफाई है, उसके बाद उनकी हवलदार की लिस्ट अलग से मतलब बनती है, फिजिकल के बेस पे बनती है वो। पर MTS में सिर्फ टायर फर्स्ट के बेसिस पे, मतलब पहले पेपर के बेस पे ही बनता है सब कुछ। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें टोटल 2 सेशन आते हैं। सेशन फर्स्ट में टोटल 2 चीज़ें आती हैं, 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्या क्या? मैथ और रीजनिंग। ठीक है, जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, इसके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। सेशन जो 2 है उसमें आती है आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जिसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है सेशन 2 के अंदर, और सेशन फर्स्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने बिल्कुल एक रफ सा आइडिया आपको दिया है, बाकी स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा डिटेल क्या है, वहाँ पे आप देख लो। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, जैसे आपको जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको ये मिलता है कि आपको मिला है DGPM दिल्ली। कई दोस्तों को ये भी मिलता है DGPM बेंगलुरु। ठीक है, अब इसका क्या सीन है ये भी समझ लेंगे। रुको एक बार समझाता हूँ। देखो, जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, ITO के पास जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। अगर आपको DGPM बेंगलुरु मिला है तो आपका DV तो हेडक्वार्टर में ही होगा, आपकी सर्विस बुक हेडक्वार्टर में ही प्रिपेयर होगी, आपकी जो ओथ वगैरह जो शपथ लेते हो वो हेडक्वार्टर में ही होगी। उसके बाद आपकी पोस्टिंग, आपको बेंगलुरु मिला था रिजल्ट के टाइम, तो बेंगलुरु में ही होगी, पर वो डायरेक्टरेट डिसाइड करेगा DGPM। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब जिसको दिल्ली मिला है उसको दिल्ली में ही रखेंगे, जिसको बेंगलुरु मिला है उसको बेंगलुरु में भेज देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र वगैरह की बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझो। पहले क्या होगा, जैसे अभी आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जैसे अभी SSC MTS और हवलदार का रिजल्ट आया था, अभी कल से यानी कि 26 मार्च से SSC MTS और हवलदार जिनका सिलेक्शन DGPM में हुआ है उनके DV शेड्यूल आउट हो चुका है, साथ में उनका मेडिकल भी उनको सबमिट करवाना है। ठीक है, अब मेडिकल के ऊपर बहुत सारे डाउट्स थे आप सबके। आप सब ये पूछ रहे थे कि मेडिकल होम टाउन से करवा सकते हैं या फिर दिल्ली ही करवाना पड़ेगा। ये मैंने कहा था डिपेंड करता है DGPM की अथॉरिटीज़ पे। कुछ जैसे बैचेस थे उनको तो उन्होंने एक तरह से फ्री हैंड कर दिया था कि आपका मन करे तो दिल्ली करवा लो। दिल्ली में भी एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल है RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, या फिर आप अपने होम टाउन से करवा के हमें भेज दो। पर अब की बार इन्होंने क्या किया है, RML में ही इन्होंने कहा है कि आपको मेडिकल करवाना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसके बाद डाउट नहीं रहना चाहिए आपका मेडिकल के बारे में। थोड़ा बता देता हूँ, मेडिकल बिल्कुल सिंपल रहता है, कुछ भी ऐसा वैसा चेक नहीं होता है। स्पेक्स हो कोई दिक्कत नहीं, कलर ब्लाइंडनेस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेडिकल बिल्कुल सिंपल होता है। बात क्लियर? अब मैं थोड़ा इसके ऊपर आता हूँ वापस। आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपको DV के लिए बुलाते हैं, क्योंकि अब DV SSC कंडक्ट नहीं करता है, अब DV पहले ही DGPM आपके करेगा। ठीक है, तो जैसे अभी DV के लिए आपको बुलाएंगे, साथ में आपको मेडिकल के लिए भी बता देंगे कि ये मेडिकल आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से करवा लो। ठीक है, जो अब की बार केस हुआ है। ठीक है, आपका हो गया मेडिकल वगैरह, DV वगैरह हो गया। ठीक है, आपसे कोई ऐसी प्रेफरेंस लेंगे नहीं कि आपको प्रेफरेंस देने की कौन सा डायरेक्टेड आपको चाहिए, क्योंकि सिटी आपको अलॉट हो चुकी है। प्रेफरेंस हमेशा सिटी की होती है, पर सिटी तो आपको पहले ही अलॉट हो चुकी है। जैसे जिसको दिल्ली मिली हो, दिल्ली मिल चुकी है उसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे,
आपका डीवी वगैरह मेडिकल वगैरह सब हो गया, फिर आपको एक पूरी अपॉइंटमेंट लेटर कह लो या फिर अपॉइंटमेंट लेटर ही कह लो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि आप अब आगे डीजीपीएम में ज्वाइन कर लो। अब इसके भी दो केस हो सकते हैं, या तो डीजीपीएम क्या करेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले ही अपनी साइट पे एक लिस्ट निकाल देगा कि इस बच्चे को ये डायरेक्टरेट मिला है। डायरेक्टरेट डीजीपीएम के अंदर में कई डायरेक्टरेट आते हैं, ये डायरेक्टरेट मिला है, आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी, आप इस डेट को आके डीजीपीएम में ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग सबकी डीजीपीएम में होगी, सर्विस बुक सबकी डीजीपीएम में प्रिपेयर होगी, शपथ वगैरह या ओथ लेते हैं वो डीजीपीएम में होगा, ठीक है। वो सब आप जाके ज्वाइन करोगे डीजीपीएम में। डीजीपीएम फिर आपकी सब कुछ करके वहाँ पे आपकी मतलब सर्विस बुक वगैरह प्रिपेयर करके फिर आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में कह देगा कि जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग आपकी डीजीपीएम में जब ज्वाइन किया उस दिन से मानी जाएगी। बात समझ में आती है क्या? मैंने आई थिंक सब कुछ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी और आपका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, जो जिनको डीजीपीएम बेंगलुरु मिला था उनकी ज्वाइनिंग वगैरह यहाँ पे हो जाएगी, उनको फिर यहाँ पे डायरेक्टेड अलॉट हो जाएगा, या तो पहले ही बता देंगे ज्वाइनिंग से पहले, या फिर ज्वाइनिंग के 1-2 दिन के बाद इतना उनको हेडक्वार्टर में ही रिपोर्ट करना होगा, तो उसके बाद उनको बता देंगे कि आपको बेंगलुरु में इस डायरेक्टेड में जाके क्या करना है, ज्वाइन करना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेडिकल मैंने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। सैलरी स्ट्रक्चर आपको पता है, ये 1800 पे ग्रेड के अंदर आती है, और मैंने अभी एक सैलरी स्लिप रिसेंटली शेयर भी की थी, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर लो आपकी सैलरी अभी कितनी बनेगी, और मेरे को भी जरूर बताना कि आपकी सैलरी अभी कितनी बनेगी एक्ससीटी के अंदर 53% डीए के हिसाब से, ठीक है। वो वीडियो देख लो, मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना सिखाया है कि अपनी सैलरी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सैलरी का मैंने बता दिया। फिर सैलरी के बाद आपके डाउट्स तो इतने हैं, मैं कह रहा हूँ बरबर के डाउट्स आते हैं आपके, मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। सैलरी के बाद आप पूछते हो कि वर्क प्रोफाइल क्या होती है। वर्क प्रोफाइल के बाद हम सब बातें कर लेंगे कि स्टडी टाइम मिलता है नहीं मिलता, ट्रांसफ़र वगैरह कैसा रहता है, ठीक है, वो हम बात कर लेंगे। देखो एक जो एमटीएस होता है मोर और लेस उसका काम सभी डिपार्टमेंट्स में सेम होता है। डीओपीटी का एक ऑर्डर आया था, जैसे पहले आपको पता है ना, पहले पीएन अलग होता था, स्वीपर की पोस्ट अलग होती थी, ये बहुत सारी पोस्ट होती थी, उन सब 14-15 पोस्ट को मिला के एक पोस्ट बना दी अलग से डीओपीटी ने, उसका नाम रख दिया एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो मतलब मल्टीपल काम कर सकता है, उससे जैसा काम करवाना चाहो वो काम कर देगा, ठीक है। तो एमटीएस का मतलब ये है कि आप ये 14 से 15 काम भी आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। पर आज के सिनेरियो में ऐसा कोई काम करवाता नहीं आपसे, क्योंकि सबको ये पता है, सब ऑफिसर्स को ये पता है, सब डिपार्टमेंट्स को ये पता है कि जो बच्चा अब एसएससी से रिक्रूट होकर आ रहा है वो हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, और वो ज़्यादा टाइम इस पोस्ट पे रहेगा भी नहीं, वो आगे फर्दर प्रिपेयर कर भी रहा होगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का पर्पज़ क्या है कि वे काम आपको करने पड़ सकते हैं, आप मना नहीं करोगे, पर वो काम आज के टाइम कंटीजेंट जो वर्कर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट बाहर से रिक्रूट कर लेता है प्राइवेट तौर पे, प्राइवेट जो वर्कर्स होते हैं उनसे ही करवाते हैं। एमटीएस से आज के टाइम ऐसा काम नहीं लेते हैं। पर एमटीएस से फिर काम कैसा लेते हैं? एमटीएस से या तो आप देख कई तरह के काम ले सकते हैं, मैंने कहा था मल्टीटास्किंग होता है, या तो आपको रिसेप्शन पे रख लेंगे, जैसे डायरी डिस्पैच का जो काम होता है वो करोगे आप, ठीक है, या फिर डाक का काम आप करोगे, जो हवलदार करता है वो काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर डाक का काम करोगे तो उसका बेनिफिट भी होता है, डाक के काम में आपके टीएडीए बन सकता है। टीएडीए डिपेंड करेगा आपके ऑफिस पे और ऑफिसर्स पे, अगर वो चाहे तो आपको टीएडीए दे सकते हैं, नहीं चाहे तो टीएडीए नहीं मिलेगा। कई बार तो ये भी होता है कि एमटीएस को ऑफिस की तरफ से ही गाड़ी मिल जाती है डाक देने के लिए, स्पेशल गाड़ी नहीं, पर्सनल नहीं, डाक ले जाने के लिए और लाने के लिए। जैसे मान लो कोई बिल है और वो मान लो PAO पे एंड अकाउंट ऑफिस में जाके जमा करवाना होता पेमेंट के लिए, तो वो ऑफिस की गाड़ी लेके चले जाओ तो उसको फिर टीएडी का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर वो खुद अरेंजमेंट करके जा रहा है तो वो टीएडी का क्लेम कर सकता है एमटीएस। वैसे हवलदार भी ये काम करता है कई बार, ठीक है, डिपेंड करता है ये किसको कौन सा वर्क अलॉट हुआ है। मैंने बताया डायरी डिस्पैच का काम करता है, डाक का काम कर सकता है, किसी भी सेक्शन के अंदर से रखा जा सकता है। एक एमटीएस कई बार एक असिस्टेंट का भी काम करता है, ठीक है, बहुत काम करने पड़ते हैं एमटीएस को। वो डिपेंड करता है कि उस एमटीएस की एफिशिएंसी कितनी है। अगर वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको बहुत अच्छी मतलब पकड़ है, तो उसको अकाउंट सेक्शन में, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, एडमिन सेक्शन में, इनमें रख सकते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे उनको कई बार तो लीगल सेक्शन में भी रखा हुआ है।
CP ग्राम के काम करवाते हैं, लीगल वर्क भी करवाते हैं, ठीक है। तो नाम MTS हो गया पर दिमाग तो वही है ना, बच्चा जो SSC का है और जो हाईली क्वालिफाइड बच्चा होता है वही क्वालिफाई करके आता है इसको, ठीक है। तो काम मैंने आपको बता दिया, काम यही सेम है। अब आप कहोगे कि स्टडी टाइम मिलता है नहीं मिलता है DGPM के अंदर। देखो स्टडी टाइम मैंने आपको हर बार यही कहा, डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आपको काम कैसा मिला और आपके सीनियर कैसे हैं। पर मैं दावे से कह रहा हूँ आपको प्रॉपर स्टडी टाइम मिलेगा DGPM में, ठीक है। एक दो ऑफिस एक या एक दो डायरेक्टरेट को छोड़ दो, उसमें भी टाइम तो मिलेगा पर थोड़ा बहुत एक्टिक रह सकता है। बाकी आपको हर जगह टाइम भर के मिलेगा पढ़ने के लिए, आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। पर मेरी 3 चीज़ हमेशा याद रखना जो मैंने बताया है, वर्क कैसा मिला है, ऑफिस कौन सा मिला और सीनियर कैसे हैं, ये हमेशा डिपेंड करते हैं। अगर सीनियर बहुत अच्छा है ना तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो प्रमोशन कैसा है, प्रमोशन समझ लो फिर मैं आपको ट्रेनिंग का बताऊंगा। देखो प्रमोशन मैंने, अगर आपको अव्वलदार वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था एक अव्वलदार से ऐड अव्वलदार बनने में 3 साल लगते हैं और अव्वलदार से LDC अगर बनना चाहेगा तो 5 साल। वैसे ही एक MTS से अगर आपको LDC बनना है तो मेरे ख्याल से 5 साल का टाइम पीरियड उन्होंने, जिनसे मैंने डिटेल्स कलेक्ट की उन्होंने 5 साल के अप्रोक्सीमेट बताया है, ठीक है। अब उनको ज़्यादा एग्जैक्ट क्लैरिटी में तो ये था नहीं, पर उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई है कि टोटल MTS से टैक्स असिस्टेंट बनने में क्यूमुलेटिव 11 साल का टाइम लगेगा, जैसे ही हवलदार में TA बनने के लिए लगता है। टोटल 11 साल तो लगेंगे। अब ये देख लो, अगर मान लो बाई चांस अगर आपका प्रमोशन जल्दी भी हो गया, MTS से आप क्लर्क बन गए, MTS से अगला प्रमोशन क्लर्क होता है CBIC डिपार्टमेंट के अंदर, CBIC डिपार्टमेंट के अंदर ही DGPM आता है। तो आप अगर मान लो 4 साल में 3 साल में बन गए तो आपको अगला प्रमोशन के लिए टोटल 11 साल तो करने ही पड़ेंगे दोनों को मिला के। बात क्लियर है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कैसा रहता है, देखो ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, जैसे मान लो किसी को इनिशियली DGPM बेंगलुरु मिला है तो वो अगर चाहे जब AGT होती है तो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सिर्फ यही एक DGPM है जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है। ये ऑल ओवर इंडिया लाइबिलिटी होती है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे ऑफिसेज अवेलेबल है, बाकी कहीं पे भी आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। CBIC के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो जैसे कई मिनिस्ट्रीज वगैरह के तो सब ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया प्रमोशन वगैरह, ट्रांसफ़र में बता दिया। हाँ, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। देखो जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनकी अभी तक ट्रेनिंग हुई नहीं है, उनको ज्वाइनिंग किए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। बट ट्रेनिंग जो होती है, पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रेनिंग का कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने ज्वाइन किया और आपको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग पे भेज देंगे। वो डिपेंड करता है ऑफिस पे, ठीक है। आपको कब ट्रेनिंग पे भेजता है और कब बैच बनता है MTS का ट्रेनिंग के लिए, उस हिसाब से आपको भेज देते हैं। ट्रेनिंग अगर मैंने जैसे थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश की, ट्रेनिंग आपकी 2 वीक्स की होती है और उस 2 वीक्स की ट्रेनिंग में आपको रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, जैसे LTC लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में आपको बताया जाता है, सर्विस रूल्स के बारे में, मतलब बहुत सारे रूल्स के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रमोशन मतलब आपकी ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। वर्किंग वगैरह क्या होती है, वर्किंग टाइमिंग्स क्या होती है आपकी, टाइमिंग्स आपकी 9:30 से 6 मान लो या फिर 9 से 5:30 मान लो, ये 2 टाइमिंग होती है। तो इसके हिसाब से आपकी टाइमिंग रहती है, ठीक है। गर्ल्स के लिए स्टेबल है क्या, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हवलदार में फिर भी थोड़ा सा वैसा काम रहता है, मतलब कि प्रोटोकॉल वगैरह की ड्यूटी लगती है। वैसे गर्ल्स की ड्यूटी प्रोटोकॉल में लगाते नहीं ज़्यादा से, पर MTS जो है गर्ल्स के लिए ठीक है, आप आगे प्रिपेयर भी कर पाओगे और बढ़िया, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जो क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है नहीं मिलता, आप सब बहुत पूछ रहे थे कि सर हवलदार को तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, क्या MTS को मिलता है? हाँ, MTS को भी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। जितना यूनिफॉर्म अलाउंस एक हवलदार लेता है 6,250 रुपये, 50% DA जब से हुआ है, उतने ही MTS को मिलते हैं 6,250 रुपये पर ईयर। पर मैंने CBIC डिपार्टमेंट में किसी भी MTS को, CBIC डिपार्टमेंट में DGPM या फिर पूरे CBIC की बात कर लो, मैंने किसी भी MTS को यूनिफॉर्म पहनते हुए नहीं देखा है। इनकम टैक्स में हाँ मैंने देखा हुआ है कि जो MTS है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको भी 6,250 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है। क्वार्टर्स की फैसिलिटी कैसी होती है, देखो क्वार्टर्स आप 1 BHK के लिए एलिजिबल हो, आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपकी जो वहाँ पे सीनियरिटी बनती जाती है, सीनियरिटी के बेस पे अगर आपका नंबर आता है 1 BHK में तो आपको अलॉट हो जाता है। दिल्ली में क्वार्टर्स अच्छे हैं, सही कंडीशन में आपको मिल जाएंगे, पर सर्विस आपकी कम से कम 3-4 साल की होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको मान के चलो कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी और भी मिलते हैं, जैसे आपको
CGHS की फैसिलिटी मिलती है, आपको ऑलरेडी होम वगैरह बुक कर सकते हो, LTC ले सकते हो, घूमने जा सकते हो, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी बेनिफिट्स आपके और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ भी ऐसा रहा नहीं है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँ।